तो देखिए मैंने क्या कहा, किसी भी प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल पॉइंट P है, जब तक ये पॉइंट P इस प्लेन के ऊपर घूमेगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, प्लेन के ऊपर घूम घूम के, यहाँ घूम घूम के क्या करेगा, इस प्लेन की ओर डेवलप कर देगा। तो ऐसी कंडीशन डालनी है कि पॉइंट P इस प्लेन पे ही केवल घूमे, इससे बाहर ना जाए। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अगर इस पे कोई परपेंडिकुलर ले लोगे तो उस परपेंडिकुलर जब तक पॉइंट P प्लेन के ऊपर घूमेगा तो ये NP और ये ON, इनका ON हमेशा इस NP के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0। क्लियर? इस बात को मैंने ऐसे समझा कि मान लो ये आपका हाथ है, हाथ का आपको इक्वेशन निकालनी है इसकी पाम की, इसके ऊपर ये अंगूठी है आपकी, ये पॉइंट है। ये जब तक यहाँ पे मैं घुमा दूं इसको पॉइंट को कहीं पे भी, ठीक, अब इसको पॉइंट को इसी पे घूमना है। इससे मान लो बगल में मैंने एक और दूसरा पाम लगा दिया, इसके ऊपर नहीं चढ़ना, दूसरे वाले पे नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि साहब इसके ऊपर सपोज कर लो कि ये मेरे पास ये अंगूठा नॉर्मल हो गया, क्या ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर मैंने इस पे ले लिया। अब पॉइंट P अगर इस पे घूमेगा तो इसके फुट को अगर इस पॉइंट से जब मैं मिलाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये लाइन और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर पॉइंट P प्लेन के ऊपर है और प्लेन को पॉइंट पे डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो उसका परपेंडिकुलर होगा उसके और इस पॉइंट और उस परपेंडिकुलर के फुट के लाइन ज्वाइनिंग और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। वही बात हमने कही कि मान लो पॉइंट P का हमें लोकस निकालना है और यहां से हमने फुट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया O से ON, फिर जो फुट परपेंडिकुलर मिला इसको आप P से ज्वाइन कर लो, तो NP और ON परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमको फॉर्मूला यूज डायरेक्टली नहीं करना है तो हम इसके अंदर एक लाइन ढूंढेंगे जो कि वेरिएबल पॉइंट से पास हो, और उस पर एक नॉर्मल ढूंढेंगे। दो चीज हमको मिल गई, एक इस पे नॉर्मल ढूंढेंगे, दो चीज अगर हमें मिल जाएगी दोनों का डॉट कर। मैंने कहा नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन कैसी होगी, सपोज कर लो कि ON की जो लेंथ है वो हमको मालूम है, जो नॉर्मल हम ड्रॉप कर रहे हैं उसकी लेंथ हमको मालूम है, और उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हमको मालूम है। और पॉइंट भी हमारा वेरिएबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। ओपी वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर हो गया। अब ON डॉट NP करने पे आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब ON वेक्टर निकालो। ON वेक्टर होता है, ON वेक्टर क्या होगा, ON स्केलर इनटू ON का यूनिट वेक्टर। ON का लेंथ कितनी है, मॉड मतलब लेंथ, लेंथ दी है P, तो P ले लिया। ON की तरफ लगने वाला यूनिट वेक्टर कौन है, n कैप, तो होगा P इंटू n। तो ON वेक्टर होगा P इंटू n। अब NP वेक्टर क्या होगा, NP वेक्टर हो जाएगा बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो P का पोजीशन वेक्टर तो है R, और इसका पोजीशन वेक्टर है ON, N का पोजीशन वेक्टर है ON, ध्यान रखना। ON हमने कितना निकाला, P इंटू N क्या बोल। अब ON डॉट NP यूज कर लीजिए, यहाँ पुट करिए ON की वैल्यू P इंटू N कैप, NP की वैल्यू R माइनस P इंटू N कैप, डॉट कर दीजिए। अब यहाँ मैंने P से इसको डिवाइड कर दिया जीरो से, तो चाहो तो जीरो अपन P लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जीरो अपॉन P तो जीरो ही होगा। N डॉट N, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर, उसके मॉड का स्क्वायर लिख दिया। और N तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो R डॉट N कैप इज इक्वल टू P। ठीक, ये आपके पास आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करोगे, वेक्टर R, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x y z, ठीक है ना, और ये ओरिजिन तो OP का ds क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो, y माइनस जीरो, z माइनस जीरो। ये जो x y z ds आया है इसको ijk से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर R मिल जाएगा। अब n कैप क्या है, n कैप तो यूनिट वेक्टर है, और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर के ij के कोएफिशिएंट क्या होते हैं, dc's, तो उसको मान लिया एलिमेंट, तो li mj nk, ये आपका n कैप। R डॉट n कैप इक्वल टू p कर दीजिए, ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन। ये जो कार्टेशियन इक्वेशन मिला है प्लेन का, ये देखो 2D में किससे रिजेंबल करता है, यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें 2D से रिजेंबल करेंगी स्ट्रेट लाइन से। देखो स्ट्रेट लाइन में आपने क्या क्या पढ़ा था, ऐसा एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ये अपने पास एक लाइन है AB जिसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है, और इससे एक परपेंडिकुलर मेरे पास है OC, उसकी लेंथ मालूम हो या एंगल मुझे मालूम है, AB की इक्वेशन थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल।
तो देखो क्या मालूम था इसमें, लाइन AB की इक्वेशन निकालनी थी। और मालूम क्या था, मालूम था ओरिजिन से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया। दो चीज मालूम थी। लाइन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लाइन पे जो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था वो मालूम था, उसकी लेंथ p है, और उस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया वो मालूम था कि अल्फा है। तो इक्वेशन बन जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये वही लिखा हुआ। L11 क्या है, डीसीज है, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y cos बीटा प्लस z cos गामा इज इक्वल, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अपन इसका यूज कब करेंगे। इसका यूज बेटा हमें उस समय करना है जब हमको ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी गई होगी। 2D में भी यही था, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दी जाती थी तो अपन यूज करते थे। 2D में यही था ना कि मान लो अपने पास अगर 2D की बात करें, 2D में क्वेश्चन ऐसा बनता था, थोड़ा मैं 2D के भी क्वेश्चन ले लूंगा तो स्ट्रेट लाइन का आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको 5 दिया हुआ है और एंगल आपको मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन ही करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, on which length of perpendicular from origin is 5 and which makes an angle 60 degree। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास कि x cos 60 plus y sin 60, तो x by 2 plus root 3y by 2 is equal to 5, हो गया x plus root 3y is equal to 2D में समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमें वही करेंगे, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको दिया गया होगा। ओरिजिन से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो अपने को नॉर्मल फॉर्म का यूज करना है, या अपने को अगर डीसीज निकालना है, ध्यान रखना, डीसीज निकालते समय एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो डीसीज हैं, यदि कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है और पॉजिटिव है, पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव होना चाहिए। डीसीज निकालते समय इसका ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजना है और उसको पॉजिटिव बनाना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी आएगी एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट आएगा उससे आपको डीसी बनाना है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसा कहा कि सपोज कर लो एक प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस 6z, है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास इस, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड डीसी, और फाइंड डीआरस एंड डीसी में कह सकता हूं, फाइंड डीआरस एंड डीसी, फाइंड डीआरस एंड डीसीज ऑफ प्लेन। ध्यान दीजिएगा हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किसी भी प्लेन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो डीआरस होता है, और क्योंकि डीआरस एक प्रोपोर्शनल नंबर होता है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डीआरस ही रहेगा। लेकिन डीसीज में ऐसा नहीं है। डीसीज में प्लेन में ध्यान रखिएगा ओरिजिन से ओएन जो था वो ओरिजिन से प्लेन की तरफ जा रहा है, जो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन प्लेन में फिक्स्ड है। ध्यान दीजिए ओरिजिन से प्लेन की तरफ जा रहा है, अगर ये प्लेन है, ये प्लेन है तो ये जो पेन अगर मान लो डायरेक्शन दे रहा है पेन का टिप, तो ये मेरे को ये आपका ये लेना है नॉर्मल, उसको उस नॉर्मल को मुझे ऐसे ही लेना है, मैं नॉर्मल को ऐसा नहीं ले सकता। तो डीआर में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि डीआर प्रोपोर्शनल नंबर होता है, उसको आप माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन डीसी में प्रॉब्लम है, तो डीसी के समय क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजना है और पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट था उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल टू -9, और इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू +9। अब बिल्कुल सही बना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, अब डीआरस क्या होगा तुम्हारे, अब प्लेन के डीआरस हो गए -2 -3 6। एक बच्चा बोले सर अगर 2 3 -6 लेता तो डीआरस गलत था क्या, तो नहीं था, क्योंकि डीआरस प्रोपोर्शनल नंबर है, इसको अगर मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी डीआरस ही रहेगा। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि डीसी में इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। समझ गए बात, तो ये डीआरस है। अब इससे डीसी निकालना है तो इसके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दो, 36 40 9 7 आ गया, तो डीसी आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे
-2/7 -3/7 6. Find equation of plane on which length of perpendicular from origin is 5 and along the vector 2y plus j plus 3k. ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन क्या समझो, हमने कहा बेटा आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको 5 दिया हुआ है और किसके अलोंग दिया है, अलोंग द वेक्टर इज 5 एंड अलोंग द वेक्टर, अलोंग द origin is 5 along the vector comma along the vector। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, हमको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जबकि ये जो हमने ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया उसकी लेंथ 5 दे दी और ये किसके अलोंग दिया है, इस वेक्टर के अलोंग दिया है। ठीक है, और ये अपने पास आर पी पॉइंट है, ये आर वेक्टर हो गया। तो हमने एक चीज आपको दे दी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी 5 है और ये जो 5 जो है ये लेंथ किसके अलोंग है, ये इस वेक्टर के अलोंग है। तो हमने आपको ओएन वेक्टर दिया है, ओएन वेक्टर मतलब आपको दे दिया हमने 2i प्लस j प्लस 3। अब क्योंकि मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन देने के कारण मुझे यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मैंने आपको दिया, मुझे क्या यूज करना चाहिए था, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यूज करना चाहिए। और नॉर्मल फॉर्म में आपके पास क्या है फॉर्मूला, आर डॉट एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप चाहिए मुझको, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के हमें मुझे एन कैप चाहिए। ठीक, तो फॉर्मूला मुझे क्या लगेगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी मुझको मालूम है, एन कैप मुझे चाहिए तो एन मालूम है, एन कैप निकाल लो। सो व्हाट इज एन कैप, एन कैप हो जाएगा ओएन की तरह लगने वाला यूनिट वेक्टर जो होगा ओएन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओएन वेक्टर। ओएन वेक्टर कितना है, y प्लस j प्लस 3k मॉड 9 10 14 रूट 14। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए, वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, वेक्टर r डॉट n कैप y प्लस j प्लस 3k अपॉन रूट 14 इज इक्वल टू p, p का मतलब है 5। ये आप करेंगे। तो अगर अपने को ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया जाए प्लेन पे मालूम हो तो हमें नॉर्मल फॉर्म ही यूज करना है। तो फॉर्मूला यूज करना है r डॉट n कैप इक्वल टू p या lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू, कोई भी यूज कर लो आपके ऊपर। आ गई बात समझ में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, कि अगर r वेक्टर के साथ डॉट में n कैप आता है, यूनिट वेक्टर आता है, r वेक्टर के साथ डॉट में कौन आता है, यूनिट वेक्टर अगर आता है, जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी होगी वो p होगी। p होगी मतलब वो ओरिजिन से प्लेन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देगी, वो ये ओरिजिन से प्लेन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये पूरी इसकी लेंथ मिलेगी। कब मिलेगी ये लेंथ p, जब वेक्टर r के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर r के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी हमेशा ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ देगी। इसे नोट कर लीजिए, बड़ा काम आएगा आगे चलके। जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। हमने यहाँ पे ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया था, यहाँ पे हम ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं देंगे, हम ओएन वेक्टर ही दे देंगे। सब इसकी डायरेक्शन में एन वेक्टर लगा। अगर ओएन वेक्टर मालूम है तो उसका मॉडुलस इसकी लेंथ दे देगा और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हम आर मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर वही कहानी हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। तो हम कहेंगे कि ओएन वेक्टर डॉट एनपी वेक्टर इक्वल टू 0। ओएन वेक्टर तो एन वेक्टर है, एनपी वेक्टर हो जाएगा पी का पोजीशन वेक्टर माइनस एन का पोजीशन वेक्टर, तो गया आर माइनस एन इक्वल टू 0। सो वेक्टर आर डॉट एन
माइनस n डॉट n इक्वल टू 0। सो वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू n डॉट n मतलब मॉड ऑफ n का होल स्क्वायर। जो मॉड ऑफ n का होल स्क्वायर है कोई लेंथ तो होगा तो उसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैंने एक नया नाम दे दिया, तो ऐसा लिख दिया कि वेक्टर r डॉट n इज इक्वल टू q इज इक्वल टू मॉड ऑफ n। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन इन जनरल। ठीक, अब चलिए कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए x y z है, तो वेक्टर r क्या हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। n वेक्टर है और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट क्या होते हैं, डीआर होते हैं कि डीसी होते हैं। वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट डीआर होते हैं कि डीसी होते हैं, बोलो। वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट हमेशा डीआर होते हैं और यूनिट वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट हमेशा डीसी होते हैं। अब मान लो डीआर से एबीसी हो जाएगा ai प्लस बीजे प्लस सी के। व्हाट इज एबीसी? एबीसी इज डीआर ऑफ ओएन। व्हाट इज एबीसी हियर? वेयर एबीसी इज डीआर ऑफ ओएन। अब कर दो r डॉट n कर दो तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू। लेफ्ट में ले आओ तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब थोड़ा रीड करने में अजीब सा नहीं लग रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस क्यू? अरे यार ए बी सी है तो डी लिख दो, कांस्टेंट ही तो है, कोई भी नाम दे दूं। तो इक्वेशन लिख दी मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। वैसे लेकिन ऊपर आपने क्यू क्यों लिखा? इसलिए लिखा ऊपर क्यों क्योंकि वहां हम पी लिख रहे थे, पी क्यू। मर्जी आप यहां डी लिख दो, मुझे क्या दिक्कत है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वेक्टर इक्वेशन जो था वो था r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n डॉट n। तो ये है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू n डॉट n। तो n डॉट n को मैंने मॉड ऑफ n का स्क्वायर लिखा, उसको क्यों नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना r के साथ अगर n वेक्टर आएगा तो राइट हैंड साइड ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन r के साथ डॉट में अगर n टैप आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, तो राइट हैंड साइड ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है प्लेन का। ओरिजिन से प्लेन का वो फिर डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है वो। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 नहीं है बेटा 3 है। लाइन में भी 3 दिखते थे ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे और कितने होते थे? वहां पे 2 होते थे, यहाँ पे 3 है। फिर a से डिवाइड कर दो तो b अपॉन a, c अपॉन a, d अपॉन a, 3 कांस्टेंट हुए। यहाँ 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए आपको 3 कंडीशन मालूम होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए 2 कंडीशन मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? 2D वाला छोटा बगल में लिख रखा मैंने 2D। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? भाई कम से कम फार्मूला बेस तो आपका स्ट्रेट लाइन का रिवीजन हो जाएगा ना, वो तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D, और ये बात वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं? इसमें 2 आर्बिट्री। वन पॉइंट फॉर्म क्या है? मान लो ये प्लेन है, वेरिएबल पॉइंट पी है। अब ये प्लेन एक और पॉइंट से पास होता है ए से,
तो क्लियर दिख रहा है कि ए और पी दोनों अगर प्लेन के ऊपर है तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होगी एपी वो पूरी की पूरी प्लेन में लाई करेगी। ये प्लेन की डेफिनेशन भी होती थी। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ले लो ON। अगर ऐसा एक वेक्टर है हमारे पास जो इस पे परपेंडिकुलर है तब तो हमारा काम बन गया। ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, ये हो गया ए। तो क्लियर दिख रहा है कि आपके पास ये हो जाएगा एपी या ON डॉट एपी इक्वल टू 0। अब ON कितना है? ON हमने मान लिया वेक्टर n है। एपी कितना है? r माइनस ए इक्वल टू 0। तो r डॉट n माइनस n डॉट ए इक्वल टू 0 और r डॉट n इज इक्वल टू n डॉट ए। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। लेकिन बेटर है हम ज्यादातर इसमें याद रखते हैं इसको। इसे कहेंगे कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन। इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि भाई इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी ओरिजिन से। क्वेश्चन ऐसा बन जाता है फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब मैं बोल रहा हूं भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये लेंथ निकालनी है मुझको। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर ओरिजिन से निकालना है तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए मुझको यहां वेक्टर n की जगह यूनिट वेक्टर आना पड़ेगा। मैं इसको लिखूंगा वेक्टर r डॉट n डिवाइड बाय मॉड ऑफ n इज इक्वल टू वेक्टर n डॉट a डिवाइड बाय मॉड ऑफ n से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि r के बाद डॉट में मुझे क्या लाना पड़ेगा? n कैप। r के बाद मैं डॉट में n कैप ले आता हूं। वेक्टर r डॉट n कैप इज इक्वल टू n डॉट a अपॉन मॉड ऑफ n। और जैसे यहां यूनिट वेक्टर आ गया, अब जो राइट हैंड साइड में बचा ये है p। therefore length of perpendicular from origin on this plane will be vector n dot a upon mod। वेक्टर इक्वेशन सिंपल है, r डॉट n डॉट r माइनस a इक्वल टू 0। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होगी। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x y z है। पॉइंट A कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। और वेक्टर r तो आपको मालूम ही है xi प्लस yj प्लस zk है। कर दो डॉट, ये हो जाएगा देखो r माइनस a तो xi प्लस yj प्लस zk माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k हो गया x माइनस x1 इंटू i। और n से डॉट कर दो, n क्या होगा? वेक्टर n क्या हो जाएगा? ai प्लस bj प्लस ck। ये तो वेक्टर है ना, तो dr होंगे। अब डॉट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा a इंटू x माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये बेटा प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन है which passes through one point x1 y1 and z1। 2D वाला वन पॉइंट फॉर्म और ये वन पॉइंट फॉर्म सेम चीज है, ध्यान देना, घबराना मत कि अरे सर वहां तो ऐसा था, m को लिख दो sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा cos थीटा को एक कांस्टेंट दे दो नाम a और b, देखो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। बस एक टर्म z का और आपको इंक्रीज करना है 3D में। भाई 2D में वन पॉइंट फॉर्म क्या था? 2D में वन पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा तो x माइनस x1 है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो कर दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस होंगे ना, तो सीधा सीधा इसकी जगह पे लिख देता हूं p अपॉन b हो गया b इनटू y माइनस y1 इज इक्वल टू p इनटू x माइनस x1 एक तरफ बिंदु। और 3D में क्या होगा? ऐसे ही एक का टर्म और जुड़ जाएगा, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। Find equation of plane passing through 1, 3, 5 and parallel to plane
3x माइनस 4y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू, तो हम कह रहे हैं आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो 135 से पास होता है और इसके पैरेलल। तो हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, एक तो पॉइंट जी x1 y1 z1, और दूसरा हमें इस नॉर्मल के डीआर चाहिए एबीसी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल के डीआर एबीसी चाहिए, एबीसी अगर आपको मालूम है आप निकाल सकते हो, तब तो प्लेन की इक्वेशन को सीधा सीधा जनरल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी नॉर्मल फॉर्म या जनरल फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर देना। तो पहले ये देखना क्वेश्चन में कि क्या प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डीआर मालूम है कि नहीं मालूम, प्लेन के नॉर्मल के डीआर मालूम है कि नहीं मालूम। तो देखो हमने क्या कह रखा कि ये एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, मान लो ये वाला प्लेन है जिसकी मुझको इक्वेशन निकालनी है, और ये प्लेन इस दूसरे प्लेन से पैरेलल है, ये दो प्लेन पैरेलल हो। अब अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो नेचुरली है पहले वाले प्लेन का, देखो प्लेन के डीआर तो होते नहीं है, इस पहले वाले प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये हो गया अंगूठा, इसके डीआर है, और जो हमको प्लेन निकालना है वो ये हो गया अंगूठा। अब ये अंगूठे भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये प्लेन पैरेलल है तो ये अंगूठे ही पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब, अगर इसका मतलब ये हुआ कि इस नॉर्मल के जो डीआर होंगे वही इस नॉर्मल के भी डीआर होंगे, क्योंकि प्लेन पैरेलल है उसके नॉर्मल भी पैरेलल है, इसलिए नॉर्मल के डीआर भी सेम होंगे। सो डीआर ऑफ नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन, तो गिवन प्लेन के डीआर हैं वो है 3 माइनस 4 1। These planes are parallel, therefore dr of required plane के जो dr होंगे वो भी यही हो जाएंगे 3 माइनस 4 1। तो मुझे प्लेन के नॉर्मल के डीआर मिल गए, जैसे ही प्लेन के नॉर्मल के डीआर मिल गए, अब तुम्हें जो अपनी नॉर्मल जो फॉर्मूले से डायरेक्ट लगा, मतलब मुझको एबीसी मिल चुके हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ए बी सी मिल गया। अब क्या निकालना और क्या चाहिए, इसमें पॉइंट की तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला। यहाँ ए कितना है 3, बी कितना है -4, सी कितना है 1, x1 y1 z1 है, तो आई कैन यूज फॉर्मूला a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1 equal to 0। ठीक है, अब यूज कर लो। सो 3 into x minus x1 1 plus b minus 4 into y minus y1 तो y minus 3 plus c 1 into z minus 5। नोट डाउन कर लिया। अच्छा ध्यान दो कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। मुझे बताओ अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कैसी होती है, ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है? If two lines are parallel, then their equation differ only in constant। पैरेलल लाइन में x और y का कोएफिशिएंट सेम होता है या प्रोपोर्शनल होता है, केवल वो कांस्टेंट में डिफरेंट होती है। सिमिलरली अगर दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनकी इक्वेशन भी केवल कांस्टेंट में ही डिफर करेंगी, बाकी x y z के टर्म एग्जैक्टली सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा भी सॉल्व कर सकता था, मेथड नंबर 2, भाई ये प्लेन मुझे मालूम है, ये प्लेन मुझे मालूम है और मुझे इस प्लेन के पैरेलल प्लेन लिखनी है। अगर इसके मुझे पैरेलल प्लेन लिखनी है तो वो तो केवल कांस्टेंट में डिफर करती है, मतलब ये तीनों फर्स्ट थ्री टर्म तो सेम रहेंगे, बस यहां पे मैं एक लैम्डा डाल दूं। तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन वो हो जाएगी आपके पास 3x माइनस 4y प्लस z प्लस लैम्डा या इक्वल टू लैम्डा। ये पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हो गई। जैसे कि दो पैरेलल लाइन केवल कांस्टेंट में डिफर होती हैं, वैसे ही दो पैरेलल प्लेन भी केवल कांस्टेंट में ही डिफर होंगे। प्लेन और लाइन में थिंकिंग वाइज बहुत डिफरेंस नहीं है, एक हम वेरिएबल बस एक्सटेंड कर रहे हैं, लॉजिक बहुत सी वही लगेगी। तो ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 0 इक्वल टू लैम्डा। अब ये लैम्डा निकालने के लिए कहां से पास करा दें, 135 से। तो अब ये जो 1 है ये पास हो गई है, 1 passes through
कहां से पास हो रही है 1 3 5 1 3 5 से पास करा लो तो 3 into 1 4 into 3 5 equal to lambda, therefore what is lambda निकालो, हो गया 5 और 3 हो गया 8 8 minus 12 हो गया 4, lambda equal to minus, तो lambda की जगह -4 तो लाइन हो जाएगी 3x minus 4y plus z plus 4 equal to 0। ये आपके पास दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, आप 1 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो, आप पैरेलल पे